हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है जो कि आपका यूपी कांस्टेबल के लिए है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो अपलोड किए जा चुके हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए, बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है, पहले तो वो समझ लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं और ये आपकी भुजा क्या होती है, असमान होती है। ठीक है, तीसरी भुजा असमान होती है और अगली खासियत क्या होती है कि शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है वो सामने भुजाओं को बराबर बराबर बांटता है और ये आपका कोण यहाँ पे 90 अंश का बनाता है। ठीक है, ये खासियत होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। यदि मान लें हम कि ये दोनों समान जो भुजाएं हैं वो दोनों एक्स एक्स हैं और जो असमान भुजा है ये पूरी वाली, इसको दो टुकड़े कर दें इसके। तो आधा टुकड़ा हम बाई माने तो ये आधा टुकड़ा भी क्या होगा, बाई ही होगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसके लंब की माप दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8 दे रखी है। और हमें चाहिए कि इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई कह लीजिए या फिर लंब कह लीजिए। अब देखिए हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, लंब दे रखा है, आधार हमारे पास नहीं दे रखा है, यानी बाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। तो बाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये वाला। इस समकोण त्रिभुज में लंब दे रखा है आपको, आधार और कर्ण नहीं दे रखा। तो इसमें हम संबंध निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो यहाँ से आपको एक संबंध मिलेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस के 22 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और ये 22 को यदि हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 22 स्क्वायर बराबर के 8 का स्क्वायर, जो कि होगा आपके 64 के बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर को ले सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरीके से, यानी कि एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस के बाई बराबर 64। ठीक है, ये आपको पहला समीकरण मान लीजिए। अब आप इसमें एक चीज़ दे रखी थी कि उसका जो परिमाप है वो कितना है, उसका परिमाप है आपका 64। परिमाप कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी का योग करेंगे तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, प्लस ये पूरी भुजा कितनी होगी, 2 बाई के बराबर होगी। नीचे वाली भुजा पूरी 2 बाई के बराबर होगी, जो कि बराबर किसके होगा, 64 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ये 2 बाई, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस बाई। एक्स प्लस बाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, 2 का भाग कर देंगे तो एक्स प्लस बाई मिल जाएगा आपको 32। ठीक है, यदि हम एक्स प्लस बाई की वैल्यू इस समीकरण में रख दें तो हमें यहाँ से एक्स माइनस बाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स माइनस के बाई और एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी है, 32 गुणा एक्स माइनस के बाई बराबर 64। तो यहाँ से एक्स माइनस बाई हमें मिल जाएगा, 32 का भाग कर देंगे तो 2 बार कट जाएगा 32 से। तो एक्स माइनस बाई वैल्यू कितने मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी। एक्स माइनस बाई की वैल्यू 2 है, एक्स प्लस बाई की वैल्यू 32 है। तो हम यहाँ से हम अलग अलग एक्स और बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें सिर्फ बाई की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, हमें आधार चाहिए। लंब तो हमें दे ही रखा है, आधार चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एक्स प्लस बाई बराबर 32 दे रखा है, एक्स माइनस के बाई बराबर आपको 2 निकल के आया। यहाँ से हम बाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको इस तरह के समीकरण दे रखे हो तो जो छोटी वाली संख्या होती है, यानी जो माइनस वाली संख्या है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए। 32 और 2 का अंतर होता है 30, 30 का आधा करेंगे 15। बाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 निकल के आई। तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2 बाई के बराबर है, यानी कि पूरा जो आधार होगा वो कितना होगा, 30 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना निकल के आया, 30, ऊंचाई कितनी है, लंब कितना है 8, 2 से काटिए 15 बार, 15 गुणा 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 120 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 70 और 67 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चल रही हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से ट्रेन आ रही है। ठीक है, अलग अलग लंबाई की दे रखी है। तो जब विपरीत दिशा से चलेंगे तो इनकी सापेक्षिक चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो इनकी स्पीड कितनी बनेगी, स्पीड बन जाएगी आपकी दोनों का योग के बराबर, यानी कि 67 प्लस के 70, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी यानी कि लंबाई कितनी बनेगी इनकी, तो विपरीत दिशा से आ रही है तो पार करने में इनको अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनकी, दोनों का योग 160 प्लस 140 यानी कि 300।
मीटर। ठीक है, ये मीटर में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। समय बराबर दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी है आपकी? 300 मीटर। 4 है आपकी 144 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से कटेगा आपका, 18 से 8 बार, तो ये हो जाएगा आपका 300 बटे में 8 पंजे 40। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, 15/2। 15/2 कितना होता है? 7.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक स्थान तक जाने व वापस आने में 75 मिनट लगते हैं। इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। शांत जल में चाल दे रखी है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जब धारा की दिशा में चलेगा तो चाल जुड़ जाएगी, और धारा की दिशा की विपरीत दिशा में चलेगा तो धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो जाते समय उसकी चाल कितनी होगी? दोनों का योग के बराबर, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, और आते टाइम क्या होगा? चाल घट जाएगी, यानी कि नाव की चाल में से, यानी उसके व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, यानी कितनी होगी चाल? आधे टाइम चाल होगी इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम मान लेते हैं कि दोनों के स्थानों के बीच की दूरी d है, तो देखिए समय दे रखा है आपको, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। तो जाते टाइम समय कितना लगेगा? तो जाते टाइम में समय लगेगा, वो लगेगा आपका, दूरी d है, इस दूरी को किस चाल से तय करेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। तो जाते टाइम पे समय लगेगा d/6, और आते टाइम समय कितना लगेगा? d/4, और कुल मिलाकर समय लग कितना रहा है? 75 मिनट। क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय को भी घंटे में लेना पड़ेगा, यानी कि हमें 60 से भाग करना पड़ेगा मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 पंजे 75, 15 चौक 60, कितना हो गया? 5/4। तो d/6 और d/4 को जोड़ लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 6 से 2 बार कटेगा तो 2d हो जाएगा, 3 बार कटेगा तो 3d हो जाएगा, बराबर 5/4। 3 2 5d बट्टे में 12 बराबर 5/4। 5 से कट जाएगा 1 बार, और 4 से कट जाएगा 3 बार, 3 एकम 3। डी बराबर कितना आ गया? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों स्थान के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 3 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में इस पूरे कार्य को कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। कार्य में उनकी क्षमता का अनुपात बताइए। देखिए, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ये कह रहा है ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, यानी एक दिन में उसका किया गया कार्य कितना है? आधा, 1/2। जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है? 1 यूनिट है, और ए का एक दिन का कार्य कितना है? आधा यूनिट है। अब कह रहा है सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, यानी सी जितना करता है एक दिन में उसका आधा बी कर पाता है। तो बी 1 कर रहा है तो सी कितना कर रहा होगा? 2 कर रहा होगा, तब सी का आधा 1 बनेगा, सी का आधा बी के बराबर बनेगा। तो बी का कितना था? 1 यूनिट था, तो सी कितना करता होगा? 2 यूनिट करता होगा। अब सही तो बोला है कि सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, जितना सी करता है एक दिन में उसका आधा कर रहा है ए। ठीक है, तो सी 2 कर रहा होगा तो उसका आधा कितना कर रहा है? बी 1 यूनिट कर रहा है। ठीक है, इनकी कार्य की क्षमताओं का अनुपात निकल के आया। इनका अनुपात और निकाल लीजिए। सिंपल अनुपात निकालेंगे तो जो बट्टे में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:2:4। तो इनके द्वारा किए कार्य का अनुपात कितना होगा? 1:2:4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 8 संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनका औसत दे रखा कोई। जो भी संख्या होती है, क्रमिक संख्या होती हैं, तो उनका जो औसत होता है हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। क्या होता है? बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, जब बीच वाली संख्या दे रखी है आपको 6.5, पूछा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत भी क्या होगा आपका? बीच वाली संख्या ही होगा। कितना होगा? जो औसत बीच में दे रखा होगा वही संख्या होगा। सेकंड और सेकंड लास्ट का पूछेंगे तब भी यही आएगा, थर्ड का और लास्ट से थर्ड का पूछेंगे तब भी यही आएगा। यानी समान अंतर पर पूछोगे आपको तो औसत आपका जो दे रखा होगा वही औसत निकल के आएगा। तो पहली का और अंतिम का औसत कितना आएगा? 6.5 ही रहेगा। ठीक है, औसत क्या रहेगा आपका? समान ही रहेगा, 6.5। नेक्स्ट देखिएगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 540 रुपये मिलते हैं। यदि 2 वर्ष में उसकी ब्याज दर
पर 376.20 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये तो पता होगा कि साधारण ब्याज के केस में जो होता है वो हर साल समान ब्याज मिलता है। 3 साल में 540 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 3 का भाग कर देंगे तो 180 आ जाएगा। 540 में 3 का भाग कर देंगे 180 आ जाएगा। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 180 का डबल यानी कि 360 हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज वाले केस में आपको समान समय में समान ब्याज मिलता है, हर साल आपको समान ब्याज मिलता है। 3 साल में 540 रुपये मिलते हैं तो 1 साल में 180 रुपये मिल रहे होंगे, 2 साल में 360 रुपये मिल रहे होंगे। 2 साल में साधारण ब्याज 360 है और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है, 376.20 है। ठीक है, 360 रुपये साधारण ब्याज है और 376.20 चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है दर निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध होता है। क्या होता है, तो देखिए CI बराबर 2 साल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, CI बराबर SI इंटू R/200, CI इंटू 1 + R/200। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो, चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, इसको फॉर्मूला में रखिए। 2 साल के लिए CI कितना दे रखा है, 376.20 दे रखा है। SI कितना है 2 साल का, 2 साल का SI है, सिंपल इंटरेस्ट है 360 रुपये। 1 + R कितना दे रखा है, R हमें निकालना है बटे में 200। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से बटे में कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब बटे में 3, ये कितना है 360 है, इधर जाएगा तो 10 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 376 2 बटे में 3600 बराबर 1 + R/200। 3600 को इसमें भाग करेंगे तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3600 एक बार भाग जाएगा प्लस कितना और बचेगा, तो ये बचेगा आपको 162 बटे में 3600। ठीक है, बराबर 1 + R बटे में 200। 1 से 1 खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर जाएगा माइनस में कट जाएगा ये। अब आपका बचा कितना, 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 2 से कटेगा आपका 18 बार, 18 9 162। तो R की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, 9। लेकिन आपको दर मिल गई कितनी, 9% की दर मिल गई। पूछा क्या था आपसे, धनराशि पूछी थी। आप देखिए 3 साल के लिए जो ब्याज बनना है वो 540 रुपये बनना है, दर आपकी 9% हो गई तो आप मूलधन तो निकाल ही सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 3 साल का ऐसे ही दे रखा है आपको 540 रुपये। ठीक है, 540 रुपये मूलधन हमें निकालना है, दर हमें मिल गई 9% की, समय हमारा 3 साल है और बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो काट पीट कर लीजिए इसके, तो 9 से कट जाएगा, 9 × 4 = 60 बार, 3 से कट जाएगा आपका 20 बार, 20 × 100 कितना हो जाएगा, 2000। यानी जो मूलधन है वो कितना है, 2000 रुपये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यदि 5 सही 3/4 माइनस के 1 सही 1/2 और माइनस का 1 सही 1/6 बराबर x² + 1/12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसे। देखिए 5 सही 3/4 को हम ले सकते हैं 5 × 4 = 20 होती है, 23 बटे में 4 माइनस 1 2 एकम 2 और 1 3 3/2 माइनस के 6 एकम 6 और 1 7/6। तो प्लस का 1/12 इधर ले आते हैं हम तो माइनस का 1/12 हो जाएगा बराबर x²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 से कटेगा 3 बार, 3 23 × 69 माइनस 2 से कटेगा 6 बार, 6 × 18, 6 से कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14 माइनस का 12 से 1 बार 1 बराबर x²। ठीक है, देखिए ये माइनस का सब जुड़ जाएगा, 18 और 1 19 और 14 33 कट जाएगा इसमें से तो बचेगा 36 बटे में 12 बराबर x²। 12 से कटेगा 3 बार तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² की जो वैल्यू पर निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी जाएगी, √3। x की वैल्यू आपसे पूछी थी जो कि √3 के बराबर होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एक संख्या का 1/3 इसके 1/5 से 16 देखिए संख्या बताइए। कोई संख्या x है उसका ये जो 1/3 है, एक संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 1/5 x का 1/5 कितना देखें तो 16 देखें। बस सॉल्व कर लीजिए। कोई संख्या x थी, x का 1/3 तो इस तरह से हो जाएगा और x का 1/5 x गुणा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। तो यहाँ से आपको 5x मिल जाएगा, यहाँ से आपको 3x मिल जाएगा बराबर 16। ऊपर बचेगा 2x बटे में 15 बराबर 16। 2 से 8 बार कटेगा
तो 15 8 120, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 120। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष के बाद में उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मूलधन ऐसे ही बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे इसमें। तो पहली कंडीशन में ब्याज कितना मिलेगा, तो मूलधन है 1440 रुपये, दर है 5% की, समय कितना है, समय 3 साल बटे में 100। और दूसरी कंडीशन में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1650 रुपये मूलधन है, दर है 4% की, समय है 3 साल और बटे में आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा आपका 72 बार, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा आपका 33 बार। ठीक है, और 2 से ही आपका 2 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 72 थी कितने होते हैं 216। ठीक है, और प्लस 33 गुणा कितना है 6, 33 गुणा 6 कितना होता है 198। दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 और 6 14 और 21 40 और 41, यानी कि 414। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। मूल्य कितना बढ़ गया, 20% की वृद्धि हो गई। 20% का भिन्न कितना होता है 1/5, यानी यदि पहले मूल्य 5 था तो वृद्धि कितनी की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। यानी मूल्य अब कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 1 की वृद्धि के साथ में 6 हो गया। लेकिन उपभोग में कमी करनी है ताकि खर्च उतना का उतना ही रहे, तो हमें कितना लाना है, 6 पे से 5 पे लाना है। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 1 की कमी अब कितने पे करनी पड़ेगी, 6 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो खर्च कितना है 6 है, तो 1 की कमी कितने पे, 6 पे। कितना परसेंट बनेगा, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 1/6 कितने के बराबर होता है, 16.66% के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, 100 में 6 का भाग करेंगे तो 16.66 आएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का लासापा और उनके मासापा का, यानी दो संख्याओं का जो लासापा है उनके मासापा का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 600 है। यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लासापा जो है उसके मासापा कितना गुना है, तो 14 गुना है। तो लासापा उनके मासापा यानी 80 पर कितना गुना है, 14 गुना है। इसको x मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। दोनों का योग कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। 14x प्लस 1x यानी कि 15x बराबर दे रखा है आपको 600। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी, 600/15 यानी कि 40 आ जाएगी। यानी आपको मासापा मिल गया कितना, 40। तो लासापा कितना हो जाएगा, 40 गुणा 4, 40 गुणा 14 यानी कि 560। ठीक है, लासापा कितना मिल जाएगा आपको, 560। क्लियर है। अब एक संख्या दे रखी है आपको 80, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है, जब मासापा और लासापा दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, फॉर्मूला क्या काम करता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है लासापा गुणा मासापा के। पहली संख्या दे रखी है 80, दूसरी हमें निकालनी है, और लासापा दे रखा है 560, मासापा है आपका 40। काटपीट कर लीजिए, 40 से कट जाएगा आपका 2 बार और 2 से कट जाएगा आपका 280 बार। दूसरी संख्या आपको कितनी मिल जाएगी, 280। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। देखिए आपको ये वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में माइनस के अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3, ये सारे आपको दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दाईं तरफ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 7 प्लस के 4√3 दे रखी है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखिए। अंडर रूट में दे रखा है आपको 7 प्लस के 4√3। क्लियर है। अब इसको जो अंदर की चीज़ को इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग के रूप में चेंज करना है, जिससे कि आपका ये वर्गमूल हट जाए। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 7 प्लस 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2√3। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² प्लस b² प्लस के 2ab। तो ये जो फॉर्मेट बनता है, ये वाला इतना जो हिस्सा बनता है ये आपका 2ab के फॉर्मेट में होता है। तो 2ab से तुलना करेंगे, यहाँ पे 2ab से तुलना करेंगे, 2ab से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला बनना है अंदर वो क्या बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, √3 है। ठीक है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 का वर्ग हो जाता है 4, a प्लस b का होल स्क्वायर आपको पता है ना, a² प्लस b² प्लस के 2ab। तो 2 का वर्ग 4,
प्लस बीच का करेंगे तो 3 मिल जाएगा, प्लस के 2ab करेंगे तो 2 इंटू √3, 2 3 4 और 3 7, 7 प्लस के 2 √3, यानी कुल मिला के आपको यही वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसका वर्ग है, तो ये आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर है, 2 + √3 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको करके दिखा दी है, बाकी यहाँ पे एक बार और करना पड़ेगा, तो फिलहाल आप इसको सीख लीजिए। तो ये किसका वर्ग निकल के आया, तो 2 + √3 का वर्ग निकल के आया। तो इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा, इस पूरी की जगह पे 2 + √3 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से आपका ये वर्गमूल हट जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास कितना बचा, कुल मिला के आपके पास जो बचेगा वो बचेगा अंडरूट में माइनस के √3 प्लस अंडरूट में 3 + 8, और ये जो अंडरूट था वो हट जाएगा, किसका वर्ग बन जाएगा, 2 + √3 के स्क्वायर से ये वाला वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा कितना आपका 2 + √3 बचेगा अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर ना। चलिए अब आगे देखिए, अब 8 का गुणा अंदर करेंगे, 8 का गुणा अंदर करोगे तो ये माइनस का √3 तो यहीं रहने दीजिए, बाकी अंडरूट में कितना आएगा 3 + 8 दूनी 16 प्लस के 8√3। आगे देखिए माइनस के √3 हो जाएगा, प्लस 3 + 16 कितना हो जाएगा अंडरूट में 19, प्लस 8√3 को ले सकते हो आप 2 × 4 गुणा अंडरूट में 3। ठीक है, फिर आपका ये 2ab का फॉर्मेट बन गया, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है √3। तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा 4 + √3 का होल स्क्वायर से अंडरूट आपका हट जाएगा। तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका अंडरूट में -3 प्लस ये बचेगा आपका 4 + √3 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से जो वर्गमूल लगा हुआ था वो आपका हट जाएगा। ठीक है, अंदर सिर्फ बचेगा आपका अंडरूट में -3 प्लस 4 प्लस के √3। ठीक है, इस प्लस के √3 से माइनस के √3 खत्म हो जाएगा, अंडरूट 4 बचेगा जिसका वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा। इस पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, 15/31 गुणा 15/31 भागित 90/186 गुणा 729/9 बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, प्रश्न का मान बताना में कितना आएगा। देखिए इसको आप ऐसे ले सकते हो, 15/31 भागित का मतलब क्या होता है, उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 186 में आप इसको 90 ले सकते हो, गुणा 729/9 भागित बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क जब हम थोड़ी देर के मान लेते हैं x, तो ये आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए 31 से कितने को कटेगा, 31 से कटेगा आपका 6 बार। ठीक है, 15 से कटेगा ये 90, 6 बार, 6 से 6 खत्म, 9 से कटेगा 81 बार, 81 बराबर x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपका 81 का वर्गमूल यानी कि 9। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए और बी ने बराबर पूंजी निवेशित कर एक व्यापार आरंभ किया, लेकिन ए 9 महीने तक उस व्यापार में रहा और बी 15 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि उस व्यापार में कुल लाभ 2256 हुआ है तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए ए ने कितने महीने तक निवेश किया, तो ए ने किया 9 महीने तक, और बी ने कितने महीने तक किया, बी ने किया 15 महीने तक। तो जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया वो उसी अनुपात में इनका लाभ बढ़ेगा। तो इनका लाभ किस अनुपात में बढ़ेगा, तो 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 5 बार, इनका जो लाभ बढ़ेगा वो 3:5 के अनुपात में बढ़ेगा। कुल लाभ इनका कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 यूनिट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2256 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 8 का भाग कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 दूनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 282 रुपये। पूछा क्या था, पूछा था आपको बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 5 यूनिट है, तो 5 का गुणा कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू 282 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 282 रुपये। 282 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 140 हो जाएगी 141, 1410 रुपये आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यदि a + b अनुपात b अनुपात c अनुपात c अनुपात a है, जो कि 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में है, और a + b + c की वैल्यू रखी 14 है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आप a + b को मान सकते हैं कितना, 6x मान सकते हैं या फिर 6k मान सकते हैं, क्योंकि अनुपात में है, कोई ना कोई आपको वैल्यू साथ में लेनी पड़ेगी। b + c को मान सकते हो आप 7k, और c + a को मान सकते हो आप 8k। सबको जोड़ लेंगे तो a 2 बार आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, a + b + c हो जाएगा आपका 7 और 8 15 6 23k के बराबर। तो यहाँ से a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 23k/2, जबकि a + b + c की वैल्यू कितनी रखी है आपको 14 दे रखी है।
कितनी दे रखी है आपको, 14 दे रखी है, सॉरी 6 और 7 13 8 21 आएगा यहाँ पे, 21/2 हो जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 14 दे रखी है, तो 14 बराबर 21 k/2, ठीक है। तो 7 से काटिए 2 बार, 7 से काटिए 3 बार, 2 दूनी 4, 4/3, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, ठीक है। के की वैल्यू आपको मिल गई 4/3। अब पूछा क्या है, सी का मान पूछा है, तो सी का मान निकाल लीजिए आप। देखिए अब देखिए आपको दे रखा था a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखी थी। इसमें से आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी थी कितनी, a प्लस बी की वैल्यू 6k, a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6k प्लस के सी बराबर 14, ठीक है। 6k प्लस सी बराबर 14 और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है आपके 4/3 प्लस सी, कारपेट कर लीजिए, 3 से कटेगा आपको 2 बार, 4 दूनी 8, 8 प्लस सी बराबर 14, तो सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 14 माइनस के 8 बराबर 6। सी की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 6 मिल गई, जो कि आपको सी की वैल्यू ही पूछी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, रवि ने 21,000 के अंकित मूल्य की वस्तु 5% छूट पर खरीदी। वस्तु पर बिक्री कर की दर 10% है। वस्तु खरीदने के लिए रवि ने कितना भुगतान किया। 21,000 की अंकित मूल्य था, 5% की छूट मिली उसे, लेकिन 10% क्या लग गया आपका, टैक्स लग गया। तो 21,000 वाली चीज़ छूट के बाद में कितने की मिलेगी, 5% छूट है, यानी कि 21,000 का 95% उसकी वैल्यू बनेगी, लेकिन 10% टैक्स लग गया, तो उसका 110% आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। 21 गुणा 95 गुणा 11, ठीक है। 21 गुणा 95 गुणा 11, इन सब का गुणा करने से आसान है कि इनके 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन जो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर, सबसे पहले तो आप इकाई अंक चेक करेंगे, इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी 11 का मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है 6 किलो का बिक्री मूल्य 8 किलो की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए 6 का क्या है, बिक्री मूल्य, 6 का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 8 के सीपी के बराबर है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। 6 का जो एसपी है वो 8 के सीपी के बराबर है। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो आप, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो कितना निकल के आएगा, 4/3। यानी यदि कोई चीज़ 3 की थी तो कितने में बेची जा रही है, 4 में बेची जा रही है। 3 वाली चीज़ 4 में बेची जा रही है, 1 की लाभ पर बेची जा रही है। कितने परसेंट का लाभ होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 1 का है, क्रय मूल्य कितना है 3, गुणा कर दीजिए 100 का। 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही, 1/3% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 100 परिवीक्षणों का औसत 35 परिकलित किया गया था। बाद में यह देखा गया कि एक परीक्षण गलती से 53 की जगह पर 83 पढ़ लिया गया। यानी पढ़ना था 53, पढ़ लिया 83, यानी ज़्यादा पढ़ लिया, हमें कम पढ़ना चाहिए था। कितना कम करना पड़ा, यानी कितना हमने ज़्यादा पढ़ लिया, 53 या 83 पढ़ लिया, यानी कि हमने 30 ज़्यादा पढ़ लिया। 30 कब पढ़ना चाहिए था, तो 30 ज़्यादा पढ़ लिया, कितने पे, 100 पे। तो हर एक के हिस्से में कितना ज़्यादा पढ़ लिया हमने, 30 ज़्यादा पढ़ लिया 100 लोगों पे, तो हर एक के हिस्से में कितना पड़ेगा, तो 0.30 एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो हमें सही अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सही औसत निकालने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा। तो जो औसत पहले था उसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 0.30 घटाना पड़ेगा। तो 35 में से यदि हम 0.30 घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपका, 34.70 मिलेगा। तो सही औसत क्या होगा, 34.70 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्न आया चित्र एक शहर 200 शारीरिक श्रमिकों के घरेलू व्यय के वितरण को दर्शाता है, ठीक है। 200 श्रमिक हैं, उनके घरेलू व्यय को दर्शाता है। श्रमिकों की संख्या ये दे रखी है और कुल व्यय आपका ये दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है कि उन श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, और उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 300 और उससे अधिक है का अनुपात ज्ञात कीजिए। 200 से कम वाले का और 300 से अधिक वाले का अनुपात हमें निकालना है। 200 से कम वाले कितने हैं, तो 200 से कम वाले हैं आपके 20 और 200 आपका ये हो गया। 200 से कम वाले कितने हैं, 20 और 40, 20 और 40 कितना है 60। 200 से कम वाले आपके 60 हो गए अनुपात। 300 और 300 से अधिक, 300 और 300 से अधिक कितने हो जाएंगे आपके, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 34 + 40 74 और 16 90 और 10 100, कितना हो जाएगा 100। अनुपात निकालेंगे तो 3:5 आएगा, ठीक है।
20 से 3 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा, अनुपात कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा भी था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, तो राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, आपको पता ही है किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं। 21 में देखिए, 11 110 का स्क्वायर दे रखा है आपको 12,100, तो 170 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 289 पे 2 जीरो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए ये दे रखा है आपको BCFDH/XUWS, तो इसका संबंध कैसे होगा, तो देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स होता है, यानी अपोजिट का संबंध दिखाया गया है। तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, एन, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। एन जेड से शुरुआत होगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। ठीक है, बाकी का मैच करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विषम वाला अक्षर आपको बताना, विषम कौन सा है इसमें। देखिए CBED, CBED, सी से ई पे जाएंगे तो 2 जोड़ा गया है, और बी से डी पे जाएंगे तो 2 जोड़ा गया है। जैसे जे से एल पे जाएंगे तो 2 जोड़ा गया है, आई से के पे जाएंगे तो 2 जोड़ा गया है, टी से बी पे जाएंगे 2 प्लस, एस से यू पे 2 प्लस, वी से एक्स पे जाएंगे तो 2 प्लस हुआ है, और जेड से वाई पे जाएंगे तो माइनस का 1 हुआ है। आपको विषम वाला बताना है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 84 42 28 21 क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा, लुप्त पद बताना है आपको। तो देखिए 84 से 42 पे जाने के क्या करना पड़ेगा आपको, 2 का भाग करना पड़ेगा, 2 का भाग करने करेंगे कितना आएगा, 42, यानी कि माइनस के 42 हुआ है, इसका आधा घटा दिया गया है। 42 माइनस कर देंगे 84 में से, तो कितना आएगा, 42 आएगा। फिर कितना हुआ है, इसका 3 से भाग कर दिया है, 42 में 3 का भाग करेंगे तो 14 आएगा, 14 माइनस कर देंगे 28 मिल जाएगा। फिर इसमें 4 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 7 माइनस कर देंगे 21 आ जाएगा। यहाँ 5 से भाग कर दीजिए तो आपका 4.2 आएगा, 4.2 माइनस कर दीजिए तो आपको 16.8 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए AEI, आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ है, प्लस के 4 हुआ है, यहाँ प्लस के 4 हुआ है, ए से ई पे जाने में +4, ई से आई पे जाने में +4, आगे भी क्या होगा, +4, आई +4 कितना होता है, 13 मतलब एम। शुरुआत किससे होगी आपकी, एम से होगी, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है। नेक्स्ट देखिएगा ये आपका दे रखी है सीरीज, इसको आपको पूरा करना है। कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर दे रखे हैं, 2 4 6 8 10 12 दे रखे हैं। आप 4 का बना सकते हैं आप इसको, या फिर 3 का भी बना सकते हो। तो आप इसको 4 का बना लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। शुरुआत किससे हो रही है, सी से हो रही है, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। सी के बाद क्या आया, डी आया है, तो यहाँ डी आ जाएगा। ई के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, तो ई के बाद में आपको तीसरे नंबर पे ई आया, यहाँ पे ई हो जाएगा, तो आपका पूरा बन जाएगा CDEF CDEF CDEF। ठीक है, तो DFE किस में दे रखा है, DFE इसमें दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रीति ने किससे अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल से, तो प्रीति राहुल से ऊपर रहेगी। ठीक है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। ठीक है, अभी तो ना तो यमुना आया इसमें कहीं, ना ही इसमें दिव्या आया, इस लाइन को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, ना ही लोकिता है ना ही मंजू है। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। राहुल ने किससे अंक प्राप्त किए, यमुना से। ठीक है, अब यमुना आ चुकी है, यमुना वाली लाइन पढ़िए दोबारा। यमुना ने दिव्या से के बराबर अंक प्राप्त किए, दिव्या बराबर में आ जाएगी। फिर मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, और मंजू वाली लाइन कहती है लोकिता ने मंजू से भी कम अंक प्राप्त किए, तो लोकिता मंजू के नीचे आ जाएगी। पूछा क्या, सबसे कम अंक वाली कौन है, जो सबसे नीचे होगा, यानी कि लोकिता। कौन होगी, लोकिता, यानी कि डी, ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया, मतलब यहाँ से चलाते हैं। रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया, वह 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना चल गया, 4 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 2 किलोमीटर। वापस चल जाएगा पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो ये 2 बचा आपका। ठीक है, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। यहाँ चल गया दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थल ये था, इससे ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर होता है, तो ये दिशा कौन सी होती है, पूरब होती है। आपको पता है ना, इस दिशा बनते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है,
ये नॉर्थ और ये साउथ। ये दिशा कौन सी होगी आपकी? पूरब होगी। किस दिशा में? आपका पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर ए। 29 देखिए, रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर की सवारी की। ठीक है, तो किधर की तरफ? बाजार की। रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर 300 मीटर की सवारी साइकिल से की है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते चलते हैं। मान लें यहाँ से चलते हैं और दिशा हम जो बनाएंगे उस तरह से बनाएंगे। ये आपका पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये आपका दक्षिण होगा। तो मान लेते चलाते हैं, किधर की तरफ चलाते हैं इसको। देखिए, रहीम ने अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल पर 300 मीटर सवारी की। वह दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था। दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है, तो देखिए ये जो दक्षिण पश्चिम होगा वो किधर होगा? ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? ये वाला। कितना चला इस पर? 300 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर घूमता है और 135 डिग्री कोण पर मुड़ता है। 135 डिग्री घूमेगा तो कितना होगा? 45 तो ये हो गया और 90 आपका ये हो गया। यानी अब किस दिशा में घूमेगा? इस दिशा की ओर चलेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी यहाँ से जो घूमेगा वो किस दिशा को घूमेगा? इधर को घूमेगा। किधर को घूमेगा? इधर को घूमेगा, पूरब की ओर घूमेगा। क्लियर? कितना चलता है फिर वो? 100 मीटर चलता है। कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। इसको 100 मीटर चला दीजिए। 135 डिग्री जब घूमेगा, यहाँ से 135 डिग्री घूमेगा तो कैसे घूमेगा? देखिए, यहाँ 135 डिग्री घुमाइए, तो यहाँ से घुमाओगे आप तो 45 तो ये हो गया, 45 तो ये हो गया और 90 ये हो गया। यानी इस दिशा में क्यों घूमेगा? तो 100 मीटर चलता है। अब पूछा क्या है? रहीम का घर उसके मित्र के घर से कितनी दूर है? तो रहीम का जो घर है ये उसके मित्र के घर से यहाँ से कितनी दूर है? सॉरी, किस दिशा में पूछा है? किस दिशा में? तो ये जो है वो इससे किस दिशा में? तो ये दिशा कौन सी होगी? ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर दिशा होगी। कौन सी होगी? उत्तर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ राजनीतिक क्या हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आर से राजनीतिक है, एस से सामाजिक है। फिर कह रहा है सभी जो चिकित्सक हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सभी चिकित्सक क्या हैं? सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो जो चिकित्सक है वो सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर बनेंगे। अब पूरा क्या है? निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ चिकित्सक राजनीतिक हैं, कुछ चिकित्सक राजनीतिक हैं, तो बिल्कुल नहीं है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक हैं तो हैं, और तथा राजनीतिक भी हैं तो राजनीतिक भी हैं। दूसरा आपका निष्कर्ष निकल रहा है। दूसरा किस में दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कथन और पूर्व धारणा। कथन कह रहा है सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती है। यानी सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती है। इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। किस किस की? आत्मविश्वास की और धन की। इससे पीछे क्या पूर्वानुमान हो सकता है? तो आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। देखिए, आत्मविश्वास के विकास में और आर्थिक विकास में गहरा संबंध है, ऐसा कुछ इसमें बोला गया है। कथन में ऐसा कुछ बोला गया है क्या? आत्मविश्वास और आर्थिक विकास के बारे में कुछ बोला गया है? आत्मविश्वास का नहीं, तो ये आपका नहीं बनेगा। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया इसमें, तो ना तो आपका एक बनेगा ना ही आपका दूसरा बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है। कथन कह रहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए तर्क दे रखे हैं, हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। कथन आपको पता है, कथन में बोला था कि क्या सरकार को शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो उसके पीछे तर्क क्या दे रखा है कि हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। तो बात एकदम सही है। दूसरा, नहीं है निर्णय शराब लोगों में नौकरियों को खत्म कर देगा, तो ये तर्क इतना मजबूत नहीं है। तो सिर्फ ये पहला तर्क मजबूत है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही होगा। 33 देखिएगा, कथन कह रहा है नीचे एक प्रश्न और दो कथन है। निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। प्रश्न है राजेश का वेतन 12,500 है, अरविंद का वेतन कितना है? अरविंद का वेतन निकालने के लिए इनमें देखते हैं कौन सा कथन पर्याप्त होगा। ठीक है, पहला कथन है अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। यानी यदि हमने यहाँ से क्या पहले कथन की सहायता से हम राजेश का वेतन अरविंद का वेतन निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पहले कथन में बोला कि जो अरविंद है वो अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। तो यदि हम अरविंद के वेतन को x मान लें, तो जो x जो है वो किसके बराबर होगा? अपने, यानी x प्लस राजेश का कितना है? 12,500 का कितना? 3/5 कमाता है।
ठीक है। क्या हम इस समीकरण की सहायता से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सिंपल समीकरण है, तो आप आराम से इसको एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? अरविंद का वेतन निकाल सकते हैं, यानी हम पहले कथन की सहायता से अरविंद का वेतन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी, वही आपका क्या होगा? अरविंद का वेतन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कथन देखिए, दूसरे कथन में बोला है कि अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। पहले कथन से तो आपका वेतन निकल रहा था, दूसरा कथन वो देख लीजिए। दूसरे में बोला कि अरविंद का वेतन का 2/3, अरविंद का वेतन थोड़ी देर के लिए बाई मान लीजिए, जो बाई है अरविंद के वेतन का 2/3, तो इसका जो 2/3 होगा वो किसके बराबर है? दोनों के औसत वेतन के बराबर है। तो अरविंद का वेतन तो 22 था और आज इसका वेतन कितना था? 12,500। दोनों का औसत कितना होगा? बटे में कर देंगे। तो क्या इस समीकरण की सहायता से हम बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक कहाँ समीकरण है तो बाई की वैल्यू आपके यहाँ से निकल सकते हैं। यानी कि दोनों ही जो कथन है, दोनों ही कथन की सहायता से हम अरविंद का वेतन निकाल सकते हैं। या तो एक कथन पर्याप्त है या फिर कथन दो, दोनों कथन की सहायता से हम अरविंद का वेतन निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 बोला है कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? CFI। ठीक है, सी में प्लस के 3 करेंगे तो एफ आएगा, एफ में प्लस के 3 करेंगे तो आई आएगा, आई में प्लस के 3 करेंगे तो एल आता है। क्या आएगा आपका? एल आएगा। ऐसे एफ में प्लस के 3 करेंगे तो आई आएगा, आई में प्लस के 3 करेंगे एल आएगा, एल में प्लस के 3 करेंगे तो ओ आएगा। तो शुरुआत किससे होगी? एल से, फिर क्या आएगा आपका? ओ आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर अच्छा डी में भी दे रखा है, तो एक और मैच करना पड़ेगा आपको। आई एल ओ फिर आर, कितना आएगा? आर। ओ में प्लस के 3 करेंगे तो आर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 35 देखिएगा। 121, 169, 225, 279, 289, आगे क्या आएगा? देखिए, क्या आपका 11 का वर्ग है, ये आपका 13 का वर्ग है, ये 15 का है, ये 17 का है, आगे कितना आएगा? 19 का वर्ग। 11, 13, 15, 17, दो का गैप है, जो कि 361 होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो उस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों का शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा है जो नहीं बन सकता है? प्रिपरेशन शब्द दे रखा है, कौन सा नहीं बन सकता? देखिए, ये आपको पीपल में एल दे रखा है, एल इसमें कहीं भी नहीं दे रखा है, तो आपका ये पीपल जो है वो आपका शब्द इसमें से नहीं बन सकता। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।